छात्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट क्लासेस पे। ठीक है, आज बात करने वाले हैं वर्ण विचार, जो हिंदी का प्रमुख टॉपिक है, पहला टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक को सीखने के बाद आप आसानी से संधि सीख सकते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और यहाँ तक कि समास भी आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ण विचार के बारे में क्या हमारे विचार हो सकते हैं। ठीक है, वर्ण के सबसे पहले वर्ण विचार के लिए हम सीखेंगे भाषा। भाषा क्या होती है? हमारे विचारों को जो आदान प्रदान की जो एक माध्यम होता है, हमारे विचारों के जो आदान प्रदान का जो विचारों के विनिमय का जो माध्यम होता है वो कहलाता है भाषा। ठीक है, और देखिए भाषा के मुख्य कौन कौन से अंग होते हैं। सबसे पहला अंग होता है वर्ण। ठीक है, दूसरा शब्द होता है शब्द और तीसरे पे होता है वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य क्या होते हैं, एक एक को अब ध्यान से पढ़ेंगे। वर्ण का अर्थ है भाषा की सबसे जो छोटी, सबसे लघुतम इकाई है, सबसे छोटी अर्थात जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह कहलाता है वर्ण। और वर्ण के बारे में हमें सोचना, समझना और उसे पूर्ण रूप से सिद्ध करना, इसके बारे में विचार करना, ये सारे जो टॉपिक जिसके अंतर्गत आते हैं वो कहलाते हैं वर्ण विचार। अर्थात वर्णों के बारे में सोचना, विचारना, ये सारी जो अवधारणाएं हैं वो वर्ण विचार टॉपिक के अंतर्गत आती है। तो देखिए वर्ण तो हम समझ चुके हैं। इसके बाद शब्द क्या होता है? वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो कहलाता है शब्द। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है शब्द। और वाक्य क्या कहलाते हैं? जो वाक्य शब्दों का जो सार्थक समूह होता है, शब्दों का एक नियम अनुसार उपव्यवस्था होती है, वह कहलाती है वाक्य। अब देखिए इसके मुख्य टॉपिक के बाद देखिए, अब ये जो कुछ शब्द लिखे हुए, ठीक है, ये क्या है, इसको पूरे ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा। इसके जो नोट्स है, जो सारे नोट्स है, पूरे विस्तार रूप से अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरे हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे। बस यहाँ से आपको वीडियो देखना, उसे समझना है और उसके बाद आपको पूरे नोट्स आपकी कॉपी में लिख देने। देखिए मौखिक इकाई ध्वनि, इस शब्द का क्या अर्थ है? जो भाषा की सबसे लघुतम, सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है वह कहलाती है ध्वनि। क्या कहलाती है? ध्वनि। मौखिक इकाई मतलब जो बोलने की, जो उच्चारण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह कहलाती है ध्वनि। और अगर बात करें लिखित इकाई क्या होती है, लिखित इकाई भाषा की सबसे जो छोटी लघुतम लिखित इकाई होती है वो कहलाती है वर्ण। बात अंतर समझ में आ रही है? ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर हो गया? एक तो होती है सबसे छोटी इकाई जो मौखिक रूप में होती है। देखिए अब मौखिक इकाई, भाषा की सबसे जो छोटी मौखिक इकाई वह कहलाती है ध्वनि। और अगर अगर लिखित में आ जाए तो वह कहलाती है वर्ण। इस माध्यम से हम वर्ण की परिभाषा समझ चुके हैं कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है कि भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है मौखिक इकाई ध्वनि, उसका जो लिखित रूप होता है, जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि, और ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वह कहलाता है वर्ण। बात क्लियर है? वर्ण क्या होती है? देखिए अब अर्थ के आधार पर भाषा के सबसे जो छोटी इकाई होती है वह होती है शब्द। पर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है शब्द। और अगर बात करें भाव के आधार पर जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वाक्य। भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है वाक्य। अब प्रश्न अलग अलग तरीके से इस प्रकार आपके एग्जाम में आएगा कि मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है? तो ध्वनि। कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ण और ध्वनि और वर्ण में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ण तो होता है लिखित रूप, ध्वनि होती है मौखिक रूप। अर्थ के आधार पर जिसका कोई अर्थ निकले वह होता है शब्द। और भाव, जिसके अंदर से ऐसे कोई वाक्य है, ऐसा कोई पूर्ण वाक्य है जिसके अंदर पूरा भाव उत्पन्न होता है, वो होता है वाक्य। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है अगर भाव के आधार पर पूछा गया जाए तो? वाक्य। हालांकि ये सबसे बड़ी इकाई होती है। अब देखिए भाषा की सबसे जो लघुतम इकाई, जिसमें कुछ अगर आपको दिखा हुआ नहीं है, देखिए ये चार तो अगर आपको दिखाई दे रहे हैं कि अगर मौखिक इकाई है, लिखित इकाई है, अर्थ के आधार पर तो शब्द है, भाव के आधार पर वाक्य है, लेकिन इसमें से कोई भी आपको दिखाई नहीं देता है। मौखिक, लिखित, अर्थ, भाव। डायरेक्टली आपको पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आपको सीधे वर्ण लिखना है। वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता है कि वहाँ पे देखिए जैसे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे लघुतम या फिर छोटी बोल सकते हैं, छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण।
इस बात में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर डायरेक्टली पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई कौन सी होती है तो वर्ण होती है। मौखिक इकाई पूछा जाए, अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछा जाए तो ध्वनि है। लिखित इकाई पूछा जाए तो वर्ण होती है। ये सारे लघुत्तम इकाई सबसे छोटे रूप है, ठीक है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है तो शब्द होता है। भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, भाव, जिसमें से अब कुछ एक्सप्रेशन, ठीक है, भाव, तो उसमें क्या होगा, वाक्य, ठीक है। और अगर देखिए, अगर डायरेक्टली आपको भाषा के आधार पर, भाषा मतलब कि भाषा के सबसे डायरेक्ट पूछा गया भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई कौन सी होती है तो वहाँ पे वर्ण है। इतना क्लियर है भाषा इन चारों की जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक के लिए। वर्ण विचार क्या होता है, वर्ण विचार अर्थात वर्ण के बारे में किसी भी प्रकार से समझना, सोचना, विचारना, ये सारे जो टॉपिक आते हैं ये वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे ये सोचने की बात है कि वर्ण जो मुख्य टॉपिक है, वर्ण ये क्या होता है। वर्ण क्या होता है कि भाषा की सबसे जो छोटी लघुत्तम इकाई है, लघुत्तम का अर्थ है इससे और टुकड़ों में नहीं किया जा सकता, कहलाती क्या है, वर्ण है, ठीक है। कहीं पर भी आपको परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, आपको केवल डायरेक्टली बाय चांस अगर परिभाषा पूछ भी ले जाए तो यहाँ पे परिभाषा दी जाएगी और वहाँ पे लिखा होगा कि 4 ऑप्शन दिया गया होगा कि ये वर्ण है, शब्द है, वाक्य है या फिर और किसी वाक्यांश हो गया, तो आपको टिक करना है कि वर्ण, ठीक है। तो देखिए इसके बाद भाषा क्या होता है। भाषा की परिभाषा तो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, विचार विनिमय का माध्यम को भाषा कहते हैं। विचार विनिमय, विनिमय का अर्थ यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर का ये विनिमय शब्द समझ में नहीं आता तो आपको विनिमय याद नहीं रखना, यहाँ पे अदला बदली रख सकते हो या फिर आदान प्रदान रख सकते हो। विचारों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है वह होती है भाषा, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक रहता है वो लिपि। लिपि क्या होती है, जो हम भाषा बोलते हैं वो मौखिक रूप में होती है और इसे लिखने का जो तरीका ढंग होता है वो कहलाती है लिपि, ठीक है। ये चारों आपको समझ में आ गए, वर्ण विचार आ गया, वर्ण आ गया, भाषा आ गया और लिपि आ गई, ठीक है। तो देखिए अब इसके बारे में देखिए भाषा में जो मुख्य टॉपिक है, पहला टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार के दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। ये कोई इसके भाग नहीं है, ये इसके प्रमुख अंग है, मतलब कि वर्ण विचार, वर्ण, भाषा, लिपि, ठीक है। इनको समझना जरूरी है। बाकी जो मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो इस पूरे टॉपिक में अब अगला जो बिंदु रहेगा वो हमारा रहेगा स्वर, ठीक है। तो देखिए स्वर और व्यंजन के बारे में अब विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब इस टॉपिक स्वर पे अब पूरा विस्तार से समझते हैं। देखिए अब पढ़ने वाले हैं स्वर। हिंदी का जो अपने वर्ण विचार के जो मुख्य 2 भागों में बांटा था, एक तो स्वर था और व्यंजन था। तो अब पढ़ने वाले स्वर के बारे में। हिंदी के जो स्वर हैं वो कितने होते हैं। पहला प्रश्न तो आपके लिए दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए कि हिंदी के स्वर कितने होते हैं। तो हिंदी के स्वर होते हैं 11। और अगर बात करें मूल स्वर कितने होते हैं तो मूल स्वर होते हैं 13, ठीक है। जो इसमें एक तो आता है और दूसरा आता है, ठीक है। ये जो अंग वाला और ये अ वाला आता है जो विसर्ग वाला, ये इन दोनों को मूल रूप से क्या कहा जाता है, इससे तो कहा जाता है अनुस्वार, अनुस्वार, और इसे कहा जाता है विसर्ग, विसर्ग, ठीक है। एक तो होता है स्वर कितने होते हैं तो 11 होते हैं और मूल स्वर कितने होते हैं तो 13 होते हैं। जो 11 है वो तो है ही है और इसके संबंध में 2 और एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं जिनका है अनुस्वार और विसर्ग है। और इन दोनों को एक साथ में अगर कहते हैं तो कहेंगे को साथ में कहा जाता है आयोगवाह स्वर, वह स्वर, ठीक है। इसे कहते हैं अनुस्वार और इसे कहते हैं विसर्ग, ठीक है। और इन दोनों को अगर शामिल रूप से कहा जाए तो आयोगवाह स्वर कहा जाता है। अब देखिए अब जो स्वर है, स्वर जो 11 है उन्हें भी एक बार लिख देते हैं। अ, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, री, ठीक है। उसके बाद ए, आई, ओ और औ, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 है स्वर है हिंदी के। इसके अलावा जो 2
स्वर है जिन्हें मूल स्वर के अंतर्गत अगर ये 13 हो जाते तो इन्हें मूल स्वर कहा जाएगा। इसके बारे में हमने पूरा विस्तार से पढ़ लिया है। अब देखिए सामान्य वर्गीकरण। सामान्य कितने भागों में स्वर को बांटा गया है? सामान्य रूप से वर्गीकरण 3 रूप में बांटा गया है। पहला जो भाग है, अब देखिए इसको एक बार के लिए मिटा देते हैं। सामान्य वर्गीकरण, देखिए सामान्य वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है। देखिए तो सामान्य वर्गीकरण है, सबसे पहले आएगा ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व, ठीक है। दूसरा आएगा दीर्घ। ह्रस्व को मूल स्वर भी कहा जा सकता है, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहा जा सकता है। इसके अलावा दीर्घ स्वर आ सकता है, इसके अलावा संयुक्त, ठीक है। और इसमें एक अन्य आता है, ये 3 तो मुख्य है, इसके अलावा एक अन्य जो आता है वो प्लूम कहलाता है, प्लूम। अभी हम केवल इनके जो वर्गीकरण है, इनके भागों के बारे में केवल नाम से पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में विस्तार से अभी आगे पढ़ेंगे। तो ओष्ठ के आधार पे 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पे ओष्ठ के आधार पर लिख देते हैं, ओष्ठ के आधार पे 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो व्रतमुखी होता है, व्रतामुखी, और दूसरा जो होता है अव्रतामुखी। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ओष्ठ का अर्थ होता है होठ, और व्रतामुखी क्या होता है? आकृति। आकृति मतलब गोल आकृति। ओष्ठ की जब गोल आकृति हो जाती है, एक तो वो आते हैं, और दूसरे जो ओष्ठ में इसमें ओ आकृति नहीं बनती है, ओ मतलब गोल आकृति, वृत्ताकार आकृति नहीं बनती है, तो वो आ जाते अव्रतामुखी में। इसके बाद आता है जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन कौन से, तो उसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में 3 जो भाग है, पहला तो आता है अग्र, दूसरा आता है मध्य, और तीसरा जो भाग आता है वो आता है पश्च, ठीक है। इसके 3 आपको भाग पता चल गया, अग्र, मध्य और पश्च। ये पूरा का पूरा हम बहुत ही डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं, तो इतने जो भाग है उनको भी याद रखिए। और तालों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो यहाँ पे दिया गया 4 भागों में। तालों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। देखिए तो इसके आधार पर सबसे पहले तो आता है विवृत स्वर, विवृत। दूसरा आएगा, सबसे पहले तो क्या आएगा? विवृत, जिसका अर्थ होता है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा अर्धविवृत, तीसरे नंबर पे आएगा संवृत, और चौथे नंबर पे आएगा अर्धसंवृत। देखिए अब ये इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। सामान्य वर्गीकरण कितने? सामान्य वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आएगा ह्रस्व या मूल स्वर, उसके बाद आएगा दीर्घ स्वर, और तीसरे नंबर पर आएगा संयुक्त स्वर, ठीक है। और इसके अलावा एक जो प्लूम स्वर भी होता है, इसके बारे में प्लूम का आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। प्लूम के बारे में हम बता देंगे आपको। दूसरे आधार पे आता है ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पे 2 भाग होते हैं, एक तो होता है व्रतामुखी और दूसरा होता है अर्धव्रतामुखी, ठीक है। अब ओष्ठ के आधार पे हमारे 2 भाग हो गए, व्रतामुखी अव्रतामुखी के बारे में तो बता दिया डिटेल से। जीभ के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य, पश्च का अर्थात ये है कि जैसे ये जीभ है तो सबसे पहले जो आगे वाले भाग से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, मध्य भाग से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, जो पश्च जो कांठल होता है, कांठल उसके पास ये कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ये सारे आएंगे पश्च भाग में। देखिए अब उसके बाद है तालु के आधार पर। तालु के आधार पर हमने कुल 4 भागों में विभाजित किया हुआ है, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत, ठीक है। विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। विवृत का अर्थ होता है बंद, बंद, और इसका अर्थ होता है खुला। तो देखिए इसका अर्थ होता है बंद और इसका होता है आधा खुला, आधा बंद। इसका अर्थ होता है खुला और इसका होता है आधा खुला।
ठीक है, इतना सा क्लियर है। इसके बारे में पूरा विस्तार से हम अगली वीडियो में पूरा जानने वाले हैं। तो अगली वीडियो तक आप धैर्य बनाए रखें और इस वीडियो को आप पूरा जहाँ तक हो सके सबको शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम क्रम से सारी जो पूरी हिंदी व्याकरण है वो आपके सामने बहुत ही जल्दी पेश करने वाले हैं। स्वर के बाद अगला जो टॉपिक हमारा रहता है व्यंजन, उसे भी हम बहुत ही जल्दी आपके सामने ला देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।